प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आलोक धनवा की पतंग नामक कविता की व्याख्या की थी और आज हम आपके लिए एक नई कविता लेकर आए हैं, कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। आज हम इस कविता का वाचन, भावार्थ, शब्दार्थ, काव्य सौंदर्य आदि स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कविता की व्याख्या करने से पहले हम कवि रघुवीर सहाय के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लें। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। समकालीन अर्थात जो आधुनिक काल की कविता है, जो इस समय की कविता है। संवेदनशील कवि वह होता है जो मानवीय संवेदनाओं को आधार बनाकर, उन संवेदनाओं को महसूस करके, उन संवेदनाओं को अनुभव करके, उन संवेदनाओं को अपने काव्य क्षेत्र में शामिल करता है। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। देखिए, इनकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है वो हिंदी साहित्य में नहीं है, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया है। लेकिन साहित्य साहित्य होता है, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो। जो कवि का जो मूल, जो कवि का जो हृदय है, वो जो कवि का जो भावनाएं हैं, जो कवि की संवेदनाएं हैं, उनको पोषित करने का कोई काम करता है तो साहित्य ही करता है। शुरुआत में ये पेशे से पत्रकार थे। इनका जो पहला व्यवसाय कहें पत्रकारिता था। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार प्रभाग में रहे। आकाशवाणी जो रेडियो पर समाचार प्रसारित किए जाते हैं। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे, उनसे जुड़े रहे। रचनाएं रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। जो समकालीन हिंदी कविता है या जो आधुनिक कविता है, उसको कई भागों में बांटा गया है। नई कविता है तो ये नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। सम्मान या पुरस्कार रघुवीर सहाय को 1982 में लोग भूल गए कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है। तो जो सन 1982 में हिंदी साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार रघुवीर सहाय की रचना लोग भूल गए हैं को मिला। काव्यगत विशेषताएं रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। जो आम आदमी है, बिल्कुल जो सामान्य है, बिल्कुल साधारण है, जो ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। साठोत्तरी काव्य लेखन अर्थात 1960 के बाद, 1960 के दशक में जो काव्य लिखा गया उसको साठोत्तरी काव्य लेखन कहा जाता है। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविताएं लिखकर उन्हें कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। बेलोस भाषा अर्थात जो सड़क, चौराहे, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार आदि में बोली जाती है जैसी भाषा, उसको उसी भाषा में अपनी कविताओं को कहानीपन और नाटकीयता का पुट दिया। अर्थात इनकी अब जब हम कविता पठन करते हैं तो हमें उसमें कहानी और नाटक दोनों के गुण विद्यमान दिखाई देते हैं। अर्थात इनकी कविताओं में नाटक और कहानी दोनों का पुट विद्यमान। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा
और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। साहे जी की जो कविताएं हैं उनका जो विषय है, जो छोटे लोग हैं या जो छोटे लोग कहें, साधारण लोग कहें, सामान्य लोग कहें, आम आदमी कहें, उनकी महत्वता को स्वीकारा है और उन्हीं को अपनी कविताओं का आधार बनाया है। भाषा शैली की बात करें अगर हम, तो साहे जी की जो शैली है वो बातचीत की रही है, संवाद की रही है। संवाद शैली का इन्होंने अधिकतर प्रयोग किया है और अनावश्यक बेफजूल शब्द जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती उन शब्दों के प्रयोग से बचे रहे हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की मुख्य विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। जो समाज की दारुण विडंबनाएं हैं, जिनसे हृदय द्रवित हो जाता है, जो हमारे मर्म को छू लेती है, मर्म स्पर्शी जो घटनाएं हैं, उन विडंबनाओं को व्यक्त किया है। इसके साथ ही अपने काव्य में सीधी, सरल और सधी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये साहे जी के बारे में कुछ पंक्तियां थी। उसके बाद हम बात करते हैं कविता के ऊपर आते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसका प्रतिपाद्य क्या है या उसका उद्देश्य क्या है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता साहे जी के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। जैसा कि हमने कवि परिचय में पढ़ा, लोग भूल गए इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह था और इसी प्रसिद्धि, इसी लोकप्रियता के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का माध्यम बनना चाहिए। परंतु आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो व्यावसायिक दबाव के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में मीडिया या पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और सच्ची पत्रकारिता भी यही होती है। लेकिन प्राय आजकल हम क्या देखते हैं कि अपने कार्यक्रम को रोचक, प्रभावी और उसकी टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए सच्ची पत्रकारिता से लोग समझौता कर लेते हैं और जो उनका जो मूल उद्देश्य है, उनका जो मूल धर्म है, उससे वो भटक जाते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना रह जाता है और उसी व्यावसायिक दबाव के कारण वे संवेदनशीलता को त्याग देते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? पैसा। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। जो टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर जब किसी का साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस कमरे के भीतर की जो दुनिया है, उस कमरे के भीतर का जो वातावरण है, जो मनोभाव वहाँ विद्यमान होते हैं, उसको समाज के सामने यह कविता प्रकट करती है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ भी इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं, क्योंकि व्यवसाय बना लिया है। आप कई बार देखते हैं बहुत ही दुखद और बहुत ही निर्मम, हृदय स्पर्शी घटनाएं होती हैं और उस घटना को दर्शकों के सामने लाने के लिए जो न्यूज़ एंकर है कैसे कैसे बेतुके सवाल उनसे दुखित या पीड़ित परिवार से पूछते हैं। तो यह सभी एक तरह से उस पत्रकारिता पर जोरदार तमाचा कहें, जोरदार व्यंग कहें, कटाक्ष कहें, वो है। इसके बाद आते हैं हम कविता के सार के ऊपर। कविता में दूरदर्शन के जो संचालक जो स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरों को कमजोर मानते हैं, वे विकलांग व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए, क्योंकि समय नहीं है। देखिए, आप कल्पना कीजिए, एक विकलांग व्यक्ति स्टूडियो के अंदर बैठा है और उससे वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप अपाहिज हैं, आप विकलांग हैं, इससे क्या दुख होता है?
और उसके पश्चात वो ये भी कहते हैं उसको कि आप अपने दुख को जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अर्थात वो उसके कार्यक्रम को या उसकी जो दुख है, उसकी विकलांगता है, उसको व्यापार बना रहे हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है, अपने अनुसार चाहता है। जिस हिसाब से उसका कार्यक्रम रोचक बने, उसका कार्यक्रम सफल कैसे हो, उस कार्यक्रम की टीआरपी कैसे बढ़े, इस हिसाब से अपने कार्यक्रम को पहले से सेट करके चलता है, प्रश्न पहले से सेट करता है। इतने प्रश्नों से विकलांग व्यक्ति घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जागृत हो सके। देखिए, वह उस व्यक्ति की आंखों में आंसू लाना चाहता है क्योंकि उसे पता है अगर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो दर्शकों के हृदय में करुणा का भाव जागृत होगा और जो उसके कार्यक्रम को रोचक बनाने का आधार बनेगा, क्योंकि इसी से उसका उद्देश्य पूरा होना है। वह उसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है, वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। वो कहता तो ये है कि मेरा हमारा ये सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक उत्तरदायित्व है, हम इसकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन उसका असली उद्देश्य क्या होता है वो इस बात से पता चलता है जब वो उस व्यक्ति को यह कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। उसके बाद कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके हम अर्थ जानेंगे इस स्लाइड में। समर्थ, सक्षम, शक्तिवान, ताकतवर, दुर्बल, कमजोर, अपाहिज, अपंग, दुख, कष्ट, रोचक, दिलचस्प, वास्ते, के लिए, इंतजार, प्रतीक्षा, कसमसाहट, बेचैनी, धीरज, धैर्य, पर्दे पर, यहाँ पर्दे का अर्थ है टीवी की जो स्क्रीन है, चलचित्र है, जो दूरदर्शन है उसकी, वक्त, समय, कसर, कमी। इसके बाद आते हैं हम कविता के प्रथम पद के ऊपर। जो पहला पद कविता का कहें वो कुछ यूं है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो जब इसका हम प्रसंग लिखेंगे, जैसे कि हम हमेशा लिखते आए हैं, प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। जो मीडिया की संवेदनहीनता है, जो बिल्कुल संवेदन शून्य हो जाते हैं, कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। और ये कवि का मानना ही नहीं है, हम आज ये अपनी आंखों से बिल्कुल घटित होता देख रहे हैं। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार होगी? कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। यहाँ जो मीडिया के लोगों की मानसिकता कैसी है, मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे कहते हैं हम समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, बलवान हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज उनका उत्तर नहीं दे पाएगा। बिल्कुल बेतुके हैं, इनका कोई यहाँ कोई तर्क नहीं है ऐसे प्रश्न पूछने का, ऐसा कोई आधार नहीं है। और ऐसे प्रश्न सुनकर बेचारा वो स्वाभाविक है अपाहिज व्यक्ति चुप हो जाएगा, उत्तर देने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे बेतुके प्रश्न पूछकर वो चुप रहेगा। इसी बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है, किसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ। जो मनोभाव हो, ऐसे प्रश्न सुनकर उस अपाहिज
व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं उन मनोभावों को वो दिखाना चाहता है, और कैमरामैन को कहता है कि इस कैमरा इसके चेहरे पे लेके और इसको बड़ा बड़ा दिखाओ, और फिर पुनः उससे प्रश्न पूछता, हाँ तो बताइए आपको दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। और वह बेचारा बता नहीं पाएगा, क्योंकि उससे जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो कहाँ बता पाएगा, वह बेचारा चुप हो जाएगा, मौन रह जाएगा। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा, उसको ऐसा आभास होगा, उसे ऐसा अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं उसका यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। काव्यांश में नाटकीयता है। जैसे हमने पहले ही काव्यगत विशेषताओं में पढ़ा था कि साहित्य की कविताओं में नाटक का पुट विद्यमान है, तो ये यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहा है। संवाद शैली भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हम संवाद शैली भी यहाँ पे कह सकते हैं। भाषा सहज व सरल है, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा, आम जनमानस की भाषा। किसी तरह के तत्सम शब्द यहाँ पे या ब्रज भाषा के, अवधी भाषा के, ऐसे संस्कृतनिष्ठ शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल सामान्य भाषा है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है, और मुक्तक छंद का यहाँ पे प्रयोग है। अगला पद, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं, कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप इसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो प्रसंग जैसे हमने पहले पद का प्रसंग लिखा था, वैसा ही प्रसंग हम यहाँ भी लिखेंगे। तो व्याख्या कैसी रहेगी। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वो ऐसे सवाल करते हैं कि बेचारा वो मौन रह जाता, चुप हो जाता है, और फिर उससे पूछते हैं, कहते हैं उसे सोचिए, बताइए। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। एक तरह से उसके अपाहिज मन की खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। उसको मतलब कि उस अपाहिज व्यक्ति को वो इशारों से बताना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा लग रहा है। और इशारे क्या हैं उनके, वो पहले से ही फिक्स हैं कि हम ऐसे इशारे करके बताएं ताकि वैसा उत्तर दर्शकों के सामने दे कि दर्शक उसका उत्तर सुनकर द्रवित हो जाए, या उन दर्शकों में करुणा का भाव जागृत हो जाए। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप उस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अर्थात उसको आभास दिलाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ बिल्कुल हमारा महत्वपूर्ण समय नष्ट कर रहे हैं। एक तरह से आपको इतना महत्वपूर्ण समय दिया गया है, ये इतना महत्वपूर्ण अवसर, महान अवसर आपको दिया गया है, और इस अवसर को आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम उन्हें बेचना है। उसकी विकलांगता का, उसके अपाहिजपन से मीडिया को कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाया जाए, लोकप्रिय बनाया जाए, इसकी रेटिंग पॉइंट है जो वो बढ़ाई जाए। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। कौन? दर्शकों के लिए कहा गया ये कि जो दर्शक हैं उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे भी कहीं न कहीं उसके रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। काव्य सौंदर्य, कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। जो आधुनिक युग में, आधुनिक काल में जो मानवीय संवेदनाएं बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर हैं, उसका यहाँ पे चित्रण किया है।
दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य है। भाषा सहज व सरल है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है और मुक्तक छंद है। अंतिम पद में कवि क्या कहना चाहता है? फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? प्रसंग वही रहेगा पहले वाला। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। कवि यहां कहना चाहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण कर रहे हैं। यह भी एक तरह का शोषण है। और शोषण कैसा? मानसिक है। मानसिक रूप से उसका शोषण किया जा रहा है। जिस मानसिक दशा के लिए वह तैयार नहीं है, जिस मानसिकता के लिए वह तैयार नहीं, उसके विपरीत मानसिकता के प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। फूली हुई तस्वीर, क्योंकि वह रो रो कर उसकी आंख फूल जाती हैं। उसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो आंसू आने से, रोने से उसकी आंखें फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और उसी आंखों को पर्दे पर दिखलाएंगे बड़ा बड़ा करके। इसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। जब हम बेचैनी में होते हैं, कसमसाहट में होते हैं, तो हमारे होठ भी बेचैन हो जाते हैं। होठों से पता लगता है कि व्यक्ति कितना बेचैन है, कितनी कसमसाहट में है, उसको भी वो दिखाना चाहते हैं। ऐसा करके वो दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। भाई कितनी पीड़ा में, कितने कष्ट में है, देखिए इसकी आंखें, देखिए इसके होठ, देखिए। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, और वो दर्शकों को कहते हैं कि आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि वो दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह, आप दर्शक और वह अपाहिज दोनों। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं। पर्दे का समय बहुत महंगा है, और जब उन्हें लगता है कि जैसा कार्यक्रम उन्हें बनाना था, उस कार्यक्रम के अनुरूप वह अपाहिज अपनी आंखों में आंसू नहीं ला पाता, वह नहीं रो पाता, तो क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह इस पंक्ति से उनके कार्यक्रम की पोल पट्टी खुल जाती है। और तब वो घोषणा करते हैं, कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यक्रम सभी लोग मुस्कुराते आपस में। जो उनकी मंडली टीम होती है, कोई कैमरा लेके बैठा होता है, कोई कुछ लेके बैठा होता है, और वो आपस में मुस्कुराते हैं और घोषणा करते, क्या कहते हैं? आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। सामाजिक उद्देश्य से इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से मीडिया पर यहाँ साहे जी करारा कटाक्ष, व्यंग, एक जोरदार तमाचा यहाँ पे लगाते हैं। काव्य सौंदर्य, अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया। यहाँ पे कवि ने दर्शकों को भी संवेदनहीनता के लपेटे में ले लिया
कि दर्शक भी ऐसे कार्यक्रम सफल क्यों होते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी ऐसे कार्यक्रम देखना अच्छा लगता है। उनकी संवेदनाएं भी एक तरह से मर गई हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य है। उर्दू शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। मुक्तक छंद का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आशा है आपको यह जो कविता है इसकी व्याख्या, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, कवि परिचय आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।